गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी की सेवा में। आज मैं लेकर आया हूँ मैकेनिक्स की फोर्थ क्लास है ये, और फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की फोर्थ क्लास। ये ऑल ब्रांचेस फर्स्ट ईयर की कॉमन सब्जेक्ट है ये। और आज मैं बात करूंगा जो पिछले मैं पढ़ा रहा था, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, उसके आगे से स्टार्ट करना है। तो आज हम दो चीजें पहले ये पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, मतलब बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। इन दो टॉपिक पर पहले हम चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फोर्स एनालिसिस, ठीक है। ठीक है, फोर्स एनालिसिस पे बात करेंगे। इसके बाद इसमें फोर्स एनालिसिस में कई प्रकार से अध्ययन करेंगे, तो वो चीजें बाद में बात करते हैं। पहले हम दोनों के लिए ये एक नया चैप्टर है। दरअसल अभी तक जो यहाँ तक जो टॉपिक था वो था एक नया, पिछले चैप्टर एक अलग चैप्टर है, और फोर्स एनालिसिस एक ये अलग चैप्टर हो जाएगा आप सभी लोगों का। तो इसीलिए पहले इन दो चीजों पे बात करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, मतलब बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। भौतिक स्वतंत्रता वर्ड से आप समझ रहे हो, मतलब फ्री है कोई भी चीज। तो इसके अंतर्गत कहा यह गया है कि कोई भी बल जब किसी पिंड पर कार्य करता है, कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पे वर्क करे, तो वो जो फोर्स होगा वो अपना जो प्रभाव डालेगा, इफेक्ट डालेगा बॉडी पे, वो एकदम फिजिकली फ्री होगा या इंडिपेंडेंस होगा। वो ये नहीं मैटर करेगा कि अदर फोर्स जो हैं वो बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, उसका खुद का जो इफेक्ट होगा। जैसे कि मान लो एक ये बॉडी है, ठीक है, इस पे एक बल ये लगा है, एक बल ये लगा है, एक बल इधर की ओर है, ठीक है, और इसी के साथ एक बल इधर की ओर है, ये बल इधर है, ठीक है। एक चीज ध्यान देखना, ठीक है, ये बल थोड़ा इधर लगाते हैं और इसके सामने ना रख के इसको थोड़ा इधर कर देते हैं और इसको थोड़ा इधर। अगर क्रिया रेखाएं देखें तो मैं ये मान के चल रहा हूं अभी आप लोगों को बताने के लिए, किसी की भी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे के मतलब एक ही नहीं आ रही, दोनों की अलग अलग है, क्रॉस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो बात करें हम, अगर इसको फोर्स देते हैं F1, F2, F3, F4, F5 और F6, मान लो ये 6 फोर्स इस बॉडी पे कार्य कर रहे हैं। ये हमारी एक बॉडी है, इस बॉडी पे ये 6 फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जब कोई भी फोर्स, मान लो F1 फोर्स की बात कर रहे हैं, किसी बॉडी पे वर्क करेगा या काम करेगा, तो वो अपना प्रभाव जो अपना इफेक्ट डालेगा पूर्णतः स्वतंत्र, पूर्णतः फ्री होकर डालेगा। वो ये मैटर नहीं करेगा ये फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स, इनसे उसको वो ऐसे काम करेगा जैसे इस पे ये कोई भी फोर्स नहीं लग रहे हैं, वो ऐसे ही वर्क करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स के अंतर्गत ये कहा जाता है, जब किसी पिंड पर या बॉडी पर कोई फोर्स कार्य करता है तो वह अपना इफेक्ट बॉडी पर इस प्रकार डालता है कि जैसे कि अन्य फोर्स कार्य ही ना कर रहे हों, ठीक है, भले उस वस्तु पर कई सारे बल लगे हों या ना भी लगे हों। अगर ना भी लगा होगा तब भी वो अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से तो डाल ही रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है दूसरे का। अगर दूसरे लग भी रहे हैं तब भी वो अपना वैसा ही प्रभाव रखेगा जैसे सिंगल में रखता है। ये नहीं कि अगर वो सिंगल में इधर जा रहा है तो डबल में अगर कोई एक और फोर्स लगा उधर जाने लगा, वो अपना फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो अपना एक जैसा डाल रहा था पहले, वैसा ही बाद में ऐसा लगेगा जैसे कोई फोर्स नहीं लगा। तो इसके अंदर दूसरी बात इसमें लास्ट में ये कही जाती है कि कोई भी फोर्स, इसके अंतर्गत भौतिक स्वतंत्रता, अगर कोई फिजिकल माध्यम या मीडिएटर, कोई मीडिएटर ना रखा जाए तब भी फोर्स बॉडी पे लगता है। जैसे ये मान लो एक टेबल है, ठीक है, मीडिएटर का एग्जांपल बता रहे हैं कैसे, ये इसके चारों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक टेबल है मान लिया मैंने, ये टेबल आप अगर इधर खिसकानी है या इधर खिसकानी है या इधर आपको कहीं भी खिसकानी है तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इधर खिसका लेंगे, इधर पकड़ के इधर खिसका लेंगे, मतलब एक फोर्स लगाएंगे। तो अभी एक फिजिकल माध्यम जो मीडिएटर है वो हम थे, इसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, फोर्स जो लगा रहे थे वो मीडिएटर हम थे, फोर्स और टेबल को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए।
अब कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे कनेक्ट करने के लिए मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ये हो गया आपका चुंबक, ठीक है, और ये हो गया आपका आयरन या लोहा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर पास रखेंगे तो बिना किसी मीडिएटर के ये इसे अपनी ओर या तो आकर्षित कर लेगा, लोहा और चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर दो चुंबक हम रख दें, दो चुंबक रख दें और दोनों के सेम सिरे एक दूसरे के साथ रख दें तो इन पे फोर्स करने लगता है प्रतिकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को दूर भेजने का। और यही चुंबक अगर हम रख दें यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस सिरे का, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रभाव, मतलब फिजिकल मीडिएटर नहीं भी होता है कभी कभी तब भी फोर्स वर्क करता है। मेन रीजन यही कहा गया है कि जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो वह फोर्स अपना प्रभाव बॉडी पर ऐसे ही डालता है जैसे कि उस पर कोई दूसरा बल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। ये वैसे कोई खास पूछी नहीं जाती हैं, आगे वाले चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इसमें पूछी जाती हैं, लेकिन बताना जरूरी है। बाय द वे अगर कभी पूछ दिया जाए तो आप लोग ये ना कहें कि सर ने पढ़ाया नहीं है। अब बात करते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। हमने वही डायग्राम एक बार बना लेते हैं। मानिए एक ये डायग्राम है, हमने इस पे इस पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे हमने इस पे फोर्स लगा दिया। क्या कौन सा फोर्स? एफ फोर्स। तो इस प्रिंसिपल के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि इसी बल की क्रिया रेखा में, बल की क्रिया रेखा हमने बताई थी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्या बताई थी कि जिस पॉइंट पे बल लग रहा है उस बल की दिशा में अगर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा ही, वह लाइन ही हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है, ठीक है। जिस पॉइंट पे बल लग रहा है और जिस दिशा में लग रहा है यदि उसी दिशा में एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो ये जो लाइन प्राप्त होती है इसी को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं, बलों की क्रिया रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये जो इसकी क्रिया रेखा है, हमने बताया कि इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था और इस दिशा में लग रहा था, तो हमने इस दिशा में एक सीधी रेखा खींच दी, तो ये क्या हो गई आपकी लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, बल की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये हो गई बल की क्रिया रेखा। तो बल की क्रिया रेखा, तो इस, अब यहां तक हमने बता दिया कि अगर फोर्स बना तो हम क्रिया रेखा ही बना दी। तो इसके अंतर्गत ये कहा, और ये मान लो कुछ पार्टिकल हैं इसके, ठीक है, इस लाइन में ये पार्टिकल पड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो थोड़े बड़े हैं वो पार्टिकल है और जो गोल डॉट है ये है इस पॉइंट पे फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था, इस सिद्धांत के अंदर ये कहा गया कि ये फोर्स जो पी पॉइंट पे काम कर रहा है इसको हम और ये मान लो P है, ये Q है, ये वाला पॉइंट, ये R है, ठीक है, ये S है, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो इस बल की क्रिया रेखा में जितने भी पॉइंट पड़े उन सब पे हम इस बल को कार्य करता हुआ मान सकते हैं। मतलब जिस क्रिया रेखा पे वर्क फोर्स हमारा काम कर रहा है, जिस क्रिया रेखा के किसी पॉइंट पे, तो इस फोर्स को हम इस लाइन ऑफ एक्शन के अंतर्गत आने वाले किसी भी पॉइंट पे कार्य करता हुआ मान सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते पी पे काम कर रहा है, हम कह देंगे क्यू पे भी काम कर रहा है, पी हटा दिया हमने कह दिया पी पे कार्य कर रहा है। भाई हमने यहाँ पे लगाया, हो सकता है यहाँ पे भी इसका कुछ, मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे उसके जितने भी पॉइंट आएंगे हम उन पे इस फोर्स को वर्क करता हुआ मान सकते हैं। ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूं कमेंट, मैं बता दूंगा आपको, रिवाइज करा दूंगा। दूसरा एक और सरल माध्यम ढूंढूंगा अगर इस माध्यम से आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो एक बार और बताते हैं, ये एक फोर्स है, ये एक बॉडी है, ठीक है, मार्कर है, हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे इसको धक्का देना शुरू किया, तो इस सिद्धांत या इस प्रिंसिपल के अंतर्गत ये कहा गया इस रेखा में, अब इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर गई सीधी, ठीक है, जिस दिशा में फोर्स लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट मार्कर, हम इस पे इस
फोर्स को किसी भी पॉइंट पे क्रिया रेखा के अंतर्गत जो आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे इस फोर्स को मान के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अंतर्गत जब कोई बल किसी बिंदु पर कार्य कर रहा है, किसी पॉइंट पे वर्क, किसी बॉडी के किसी पॉइंट पे काम कर रहा है, तो इसी पॉइंट की क्रिया, इस बल की क्रिया रेखा में जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं, जितने भी कण पड़ रहे हैं बॉडी के, उन पे हम इसे क्रिया करता हुआ मान सकते हैं। ठीक है, दोनों की हिंदी बता दे रहे हैं। पहले था बलों के, ठीक है, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है, फर्स्ट ऑफ हेडिंग ये थी। सेकंड हेडिंग थी बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। अगर दोनों की हिंदी में हेडिंग की बात करें तो हिंदी में इस हेडिंग के यहाँ से, वैसे ट्राई करिएगा आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड की हेडिंग यूज करें, क्योंकि बीटीयूपी अब यही करता है, इंग्लिश में लिख देता है। कैसे, उसका तरीका ये है, वो लिखता है हिंदी में लेकिन लिखता है इंग्लिश में। नहीं समझ आया, लिखता हिंदी में है लेकिन लिखता क्या है हिंदी में, इंग्लिश वर्ड। जैसे फोर्स क्या है, ठीक है, लिख देगा फोर्स के प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है, ट्रांसमिसिबिलिटी के प्रिंसिपल को बताइए। कुछ इस तरीके से एग्जाम में पेपर देने लगा है, क्वेश्चन देने लगा है, तो आप लोग वही बोल रहा हूं, इंग्लिश वर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स एनालिसिस की। फोर्स एनालिसिस के लिए हमने ये किया, जैसे मान लो किसी पिंड पर बहुत सारे फोर्स लग रहे थे, एक इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, या अगर हम इनको दोनों को क्रिया, इनकी लाइन ऑफ एक्शन खींच लें तो ये कुछ इस तरीके से फोर्स मिले। इस पॉइंट को मैंने यहाँ मान लिया, ठीक, ये फोर्स इधर लग रहा था, ठीक, ये फोर्स इधर लग रहा था, तो इनको हमें प्रॉब्लम होती थी कि इधर से थीटा कितना लें, तो उन्होंने क्या किया कि बलों का विघटन शुरू कर दिया है। इस बल का विघटन इस साइड में और इस साइड में, शायद पढ़ा हो आप लोगों ने इंटर में, कि विघटन कर दिया था बलों का साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में। तो थीटा यहाँ पता होता है, आराम से निकल आता था। तो यही बलों का एनालिसिस किया गया है इसी के अंतर्गत, और मेनली होता है जो इसका अध्ययन करने के लिए, इसमें आगे एक टॉपिक आएगा बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले कुछ मेन चीजें, तो अब बात हुई यहाँ पे, तो एनालिसिस हो रही थी, तो अब आते हैं इसमें सबसे फोर्स एनालिसिस में यही पढ़ना है कि बलों का विघटन और बलों का संयोजन, ठीक है, कैसे किया जाता है, मतलब बलों का जोड़ना और बलों का घटाना कैसे किया जाता है। बस ऐसे ही किया जाता है, दो पार्ट में तोड़ के, कौन दिशा में कौन फोर्स लग रहा है, या इनका परिणामी, ये फोर्स इधर लग रहा था, ठीक है, मान लिया, तो इसका परिणामी ये इधर लग रहा था, तो इनका परिणामी क्या होता है, दोनों के बीच में आ जाता है कभी कभी, ठीक है, हाँ, दोनों के बीच में इनका, जैसे अब एग्जांपल ले लो, आपको एक एग्जांपल के लिए बता दें परिणाम बीच में कैसे आएगा। मान लो आपके पास ये एक स्क्वायर कट का बॉक्स था, ठीक है, आपका एक फ्रेंड यहां पे खड़ा है, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड यहां पे खड़ा है, ठीक है, इस कॉर्नर से इसने एक रस्सी बांध ली, इस कॉर्नर से इसने एक रस्सी बांध ली, और दोनों ने खींचना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, एक लोग यहाँ पे खड़े हैं इस पॉइंट पे, और एक जहां मैं खड़ा हूं यहाँ पे खड़ा हूं, और ये बॉडी दोनों के सेंटर पे है। इसके इस सिरे से, इसके इस सिरे से, देख रहे हैं ना, इसके इस सिरे से
इस वाले फ्रेंड ने मेरे रस्सी बांध के इसको पकड़ा और इसके इस सिरे से मैं यहाँ खड़ा हूं, मैंने इसको, दोनों ने खींचना शुरू किया। तो होता क्या, आप एग्जांपल कभी भी चेक करना, जब खींचेंगे तो ये इस दिशा में बढ़ेगा, मतलब जो फोर्स, अब ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है और ये बढ़ना इधर स्टार्ट कर रहा है, मतलब क्या, एक तीसरा फोर्स है जो दोनों का परिणामी, मतलब परिणाम ये मिल रहा है, परिणाम मतलब जो उसका परिणाम मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं परिणामी फोर्स। ठीक है, तो एक इधर से खींचा, एक इधर से खींचा, तो ये कब तक इस दिशा में आएगा, जब तक दोनों के सामने नहीं आ जाएगा। अब दोनों के सामने आ गया तो अब एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। अब ये देखिएगा भैया, जिसके पास ताकत ज्यादा है हम इधर निकल जाएंगे। ठीक है, ये होता है परिणामी फोर्स। ऐसे रखा है, यहां से इसने खींचा, यहां से हमने खींचा, तो ये इधर आना शुरू हुआ। फोर्स इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, ठीक है, लेकिन आना इसने कहां शुरू किया, एक। तो दो फोर्स का जो परिणामी होता है वो कहीं तीसरी जगह कर निकल के आया, तो इसी को बोलते हैं एक्शन फोर्स या परिणामी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों का परिणामी कुछ इस तरीके से। कहां तक आएगा ये बॉक्स, जब इधर खिसक के आ जाएगा ये बॉक्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां आ गया, अब ये इधर से रह गया खींचने वाला, इधर से। अब ये जिसकी तरफ ज्यादा होगा फोर्स, जो ज्यादा ताकतवर होगा, उसी की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देगा। तो पहले क्या, तो ये जो फोर्स निकला तीसरा, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट या परिणामी फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं बल निकाय। बल निकाय मतलब सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स। बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स की। सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, मान लो हिंदी में बात करते हैं इसको, बल निकाय। ठीक है, देखो, तो सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है, हम जब किसी पिंड पर एक से अधिक फोर्स, मोर देन वन, या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक अलग अलग दिशाओं में फोर्स वर्क करते हैं, तो ऐसे लगने वाले सभी बलों को बल निकाय, मतलब एक बल का पूरा सिस्टम, फोर्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब किसी बॉडी पर एक साथ कई सारे फोर्स अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, तो इन सभी बलों को एक बल निकाय या फोर्स सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स सिस्टम। अब फोर्स सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, फोर्स सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। पहला आएगा हमारा कंकरेंट फोर्स, कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, दूसरा आ जाएगा नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तीसरा आ जाएगा, थर्ड जो रहेगा वो हमारा रहेगा पैरेलल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आ जाएगा कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आएगा नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। फिर उसके बाद करेंगे, अब मिक्स कर देते, कैसे, कंकरेंट कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट कोप्लेनर, नॉन कंकरेंट नॉन कोप्लेनर, कंकरेंट नॉन कोप्लेनर। ठीक है, इन सबको मिक्स किया। मेन हमारे पास पहले ये है, अगर ये आ गए तो फिर सारे आ जाएंगे। पहला कंकरेंट फोर्स मतलब संगामी बल निकाय। ठीक है, अब भाई नॉन तो मतलब असंगामी,
असंगामी, ठीक है, बल निकाय, ठीक है। पैरेलल मतलब जानते होंगे सभी, समांतर बल निकाय, ठीक है। नॉन पैरेलल असमांतर, असमांतर, ठीक है। कोप्लेनर, कोप्लेनर मतलब समतलीय, समतलीय या एक तलीय, समतलीय या एक तलीय मतलब एक ही तल पर बल निकाय, ठीक है। नॉन कोप्लेनर असमतलीय, अलग अलग तलों में, असमतलीय या बहुतलीय बल निकाय, ठीक है। अब पहले प्लेन पढ़ते हैं हम ये, फिर उसके बाद इन्हीं को आपस में मिक्स कर दिया गया है, वो बात अलग की है। अब समझते हैं ये चीजें हैं क्या। तो हम हिंदी वाला वर्ड आपका साफ कर रहे हैं, जिससे हेडिंग बनी रहेगी आपकी और हमारा डायग्राम भी बन जाएगा। होता क्या है, मान लिया हमने ये एक हमारे पास बॉडी है, ठीक, ठीक है, ये बॉडी है। अब थोड़ा इसके लिए दूसरे कलर का मार्कर होना जरूरी है। हमने मान लिया इस पे एक ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, F1, इधर पे F2, इधर पे F3, इधर पे F4, ठीक है, इधर पे F5, इधर पे F6, इधर पे F7, इधर पे F8, इधर पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, F9, ठीक है, और इधर पे F10, इधर पे F11, ठीक है, और इसी में मान लें कुछ इस तरीके से, इस वाले प्लेन पे ना मान, इस वाले प्लेन में मान लेते हैं F12। कुछ इस तरीके से बल काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बॉडी थी, हमने मान लिया इसमें कुछ इस तरीके से 12 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, वो जिनकी क्रिया रेखाएं आपको दिख रही, किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, किसकी कौन सी लाइन ऑफ एक्शन है। तो अगर बात करें को करंट कंकरंट फोर्स सिस्टम, कंकरंट मतलब होता है संगामी। अब देखो फिलहाल इस पे बात कर लेते थोड़ा संगामी वाले की। संगामी बल मतलब ऐसे बल जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर आकर मिले, ऐसे फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर आकर मिले। संगामी मतलब इलाहाबाद में, प्रयागराज में आपने सुना होगा, अब तो प्रयागराज नाम है, प्रयागराज में संगम है। होता क्या है, तीन नदियां एक ही स्थान पर आकर मिल जाती हैं, तो संगम उसी को बोलते हैं जहां पर एक से अधिक चीजें आकर के आपस में मिल जाएं। तो है क्या, यहाँ पे क्या हो, बल, बलों का संगम हो रहा है ना, तो जहां पर बल आपस में आकर एक ही पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन आके मिल जाए तो उसको बोलते हैं संगामी बल। तो हम देख लेते हैं लाइन ऑफ एक्शन निकाल के, अगर इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर इस फोर्स की निकाले तो यहाँ हम सीधे जा रहे हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे आ रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे आ रही है, तो हमारे कौन कौन से, F1, ठीक है, F2, उसी के आगे लिख देते हैं इसी के ऊपर, F1, F2, ठीक है, और F8, और कोई फोर्स है इन तीनों के अलावा जो इस जगह आकर मिले, इसी क्रिया कर, इसकी इधर जा रही है, किसी की भी नहीं मिले। अदर पे अगर बात करें तो देखो इसमें आके अगर F11 और F10 की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मिलेगी, तो F11 और F10, पहले ये तीन थे और ये दो ये हो गए, तो ये हमारे हो गए कंकरेंट फोर्स सिस्टम मतलब संगामी बल निकाय। अब बात करते हैं असंगामी बल निकाय। ऐसे फोर्स सिस्टम जिनमें फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं, वो एक पॉइंट पर आकर ना मिले, अलग अलग कहीं भी इधर उधर जा रही हो, वो हमारे हो जाते हैं नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब देख लिया, एक F11 अगर ले लें इसी के आगे, यहीं पे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, F11 के साथ अगर हम देख लें F12 ले लो, ठीक है, इन दोनों की नहीं मिल रही है, F9 और F, देखो
F9 इधर जा रहा है और F12 इधर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी क्रिया रेखा एक पॉइंट में मिल रहे हैं, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, कंकरेंट में, ठीक है, संगामी में। अगर हम बात करें F10 के साथ F1 की, F10 और F1 इन दोनों की क्रिया रेखा नहीं मिल रही, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। अगर एक ही तल पे बात कर लें तो F1 और F3 दोनों नहीं मिल रही है क्लियर, तो ये हो गया असंगामी, ठीक है। ये कौन सा F4 और F2 की बात करें तो मिल जाएंगी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके, ठीक है, तो बहुत देख सुन के करना है। तो अगर बात कर लें F3 की और इस एंगल पे F4 की, F3 के साथ F4 की बात कर दें और F1 भी इसमें कर लें, तो ये तीनों F1 ये तीनों फोर्स तुम्हारे कैसे हैं, नॉन कंकरेंट फोर्स, असंगामी बल, जिनका कहीं भी संगमन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। पैरेलल फोर्स सिस्टम ऐसे फोर्स जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाते हैं। देखो पैरेलल में कौन कौन सा, F1 F3 और F4 कौन सा पैरेलल, F1 के साथ F3 और F4 पैरेलल है, ठीक है। अब बात करते हैं F11 F11 एंड F6, ठीक है, ये हो गया। F10 इनके भी देखो F1 F3 और F10, ठीक है, F10 इसी के साथ आ जाएगा, ठीक। अगर बात करते हैं F8 F6 और F11, इसके साथ F8 और आ जाएगा, देखो ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब हो गया ये। अब आते हैं नॉन पैरेलल, जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के पैरेलल ना हो। अगर F3 के साथ F5 की बात कर लें, F3 के साथ F5 की बात कर लें और ये कौन सी है F2 की बात कर लें, ठीक है, तो ये नॉन पैरेलल हो गए। अब बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स एक तलीय, प्लेन मतलब एक तल, को मतलब एक तलीय, ऐसे फोर्स, अब हमें ये नहीं मतलब वो समांतर है, संगामी है, कैसे हैं, असंगामी है या नॉन पैरेलल है, कैसे हैं, कॉन्करेंट है, नॉन कंकरेंट है। कोप्लेनर में बात करते हैं कैसे भी हो सकते हैं, तो ये जो एक तल पे हो, तो अब इसका जो प्लेन की बात करें तो एक तल ये है पहले, ठीक है। इसमें टोटल कितने प्लेन है, 1 2 3, साइड से इधर वाला 4, पीछे वाला 5, नीचे वाला 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 प्लेन है, ठीक है। 8 कार्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 प्लेन 8 कार्नर है। अब हम बात करते हैं प्लेनर की, तो पहला प्लेन हमारा ये ऊपर वाला है, कौन सा, ये वाला जो प्लेन है। दूसरा प्लेन अगर बात करें उसके साइड में कुछ इस तरीके से है, तीसरा प्लेन करें तो इसके साइड में कुछ इस तरीके से है, जो इससे मिलेगा, अगर इनको मिला देंगे तो वही चीज बनेगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा और तिरछा करते हैं तभी बनेगा ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ये इसके साथ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक पहला प्लेन ये है, प्लेन दूसरा ये है, प्लेन तीसरा ये है, इसके जस्ट एक पीछे होगा चौथा, इसके इधर एक होगा पांचवा, इसके नीचे वो होगा छठवां प्लेन। तो ऊपर वाली प्लेन की अगर बात करें तो F3 F5 F4 F2 F1 ये सब कैसे हैं, कोप्लेनर, कैसे, समतलीय बल या एक तलीय बल, एक ही तल में कार्य करने वाले फोर्सों को समतली, कोप्लेनर या एक तलीय बल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें बात कर लें तो F1 F3 F5 F4 F2 एक तलीय बल है, ठीक है। और बात करें तो इस वाले फोर्स में आया F1 F12 F9 F10 और F6, ये भी एक तलीय मतलब कोप्लेनर है, ठीक है। फिर इधर बात करें F6 F7 F8 और F2, ये भी कोप्लेनर है, ठीक है। अब हो गया कोप्लेनर। अब आते हैं नॉन कोप्लेनर, ना मतलब अलग अलग तलों पर कार्य करने वाले बलों के निकाय को नॉन कोप्लेनर सिस्टम कहते हैं। तो नॉन कोप्लेनर में अगर F1 को F11 के साथ कंपेयर करें, अलग अलग प्लेन में है, F4 को कंपेयर करें F7 के साथ, अलग अलग प्लेन में है, F3 को कंपेयर करें F9 के साथ, अलग अलग प्लेन में है, F12 को कर दें F4 के साथ, अलग अलग प्लेन में है। तो ऐसे बल जो अलग अलग प्लेन में होते हैं, अलग अलग तलों में होते हैं, असमतली या नॉन कोप्लेनर फोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
यहां तक। अब आता है समतलीय समांतर बल, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर पैरेलल मतलब एक ही तल पे कार्य करने वाले समांतर बल F1 F3 और F4 एक ही तल पे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो कैसे हो गए कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर और पैरेलल, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब अगर बात करें ऐसे ही सारे मिल के बनते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो आज तक का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से इसके आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। एक बार इसको एक बार फिर रिवाइज कर देंगे कल, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो लोग नए हैं वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, दूसरों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।